गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ में मैं आपका क्लास 6 में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक जो है समास वह करेंगे। वैसे तो आप छोटी क्लास में समास पढ़कर आए हैं, लेकिन उसकी डिटेल, उसकी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हम आज कक्षा 6 की जो आपकी हिंदी की बुक है व्याकरण गरिमा, उसका एक टॉपिक है समास, वह रीड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने है समास और पेज नंबर है बेटा आपकी बुक का 28। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 28 आपके सामने दिए हुए हैं समास। समास को हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए आपके सामने जो समास का जो टॉपिक ओपन किया हुआ है, इसमें ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कि पढ़िए और समझिए। एक तरफ क और दूसरी तरफ ख। उसी के नीचे एक तरफ तो आपको वाक्य दिया हुआ है और एक तरफ आपको शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले जो क सारणी है ना, जो आपके सामने सारणी है उसमें एक सेंटेंस है, एक वाक्य है और उसी के सामने ख जो सारणी है उसमें एक शब्द है। तो देखिए सबसे पहला जो वाक्य है देश के लिए भक्ति, है ना, और उसके सामने क्या लिखा हुआ है, देशभक्ति। ये स्टूडेंट्स जो ख सारणी है इनमें जो शब्द दिया हुआ है तो उसी की जो व्याख्या है वह क सारणी में दी गई है। फिर है आगे रसोई के लिए घर यानी रसोई घर। एक हाथ से दूसरे हाथ में यानी हाथों हाथ। चार भुजाएं हैं जिसकी चतुर्भुज। नीला है कंठ जिसका नीलकंठ। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। दिन और रात दिन रात। अब देखिए आगे डिटेल क्या है। ख वर्ग के शब्द क वर्ग के शब्द समूहों से संक्षिप्त रूप है। कहने का मतलब है कि जो ख वर्ग की जो सारणी है ना और क वर्ग की सारणी है यानी शब्द समूह है, वन वर्ड होते हैं ना जैसे, तो शब्द समूह है, तो उनके संक्षिप्त रूप कहाँ है, ख सारणी में। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है। शब्दों के इसी मेल को हम क्या कहते हैं, समास। ख के सभी शब्द किसी न किसी समास के उदाहरण हैं। ख सारणी में दिए ना, देशभक्ति, रसोई घर, हाथों हाथ, ये जो सारे शब्द हैं इनमें किसी न किसी तरह का कारक छिपा हुआ है। ठीक है, ये समास के उदाहरण हैं। आगे इसकी परिभाषा दी हुई है, जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आपस में हम इस तरह का संबंध उनका दर्शाते हैं, दिखाते हैं ताकि वह एक सार्थक शब्द बन जाए। तो यह प्रक्रिया, यह प्रोसीजर क्या होता है, समास होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है नीचे समस्त पद। समास बनाने की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे विधि के अनुसार, तो इसका संक्षिप्त रूप क्या बना, यथाविधि। ठीक है, यथा का अर्थ होता है अनुसार, विधि के अनुसार यथाविधि। देश के लिए भक्ति देशभक्ति। यहाँ यथाविधि व देशभक्ति समस्त पद है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको एक वाक्य दे दिया जैसे विधि के अनुसार, अगर हम इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे, छोटा रूप लिखेंगे ना, संक्षिप्त होता है छोटा रूप, तो लिखा जाएगा यथाविधि। ठीक है बेटा, ये समस्त पद क्या है, पूरा पद क्या था, यथाविधि, और विग्रह किया तो क्या बना, विधि के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए समास विग्रह लिखा हुआ है। जब हम समस्त पदों के खंड करके उनको फिर से अलग अलग दिखाते हैं, समस्त पद जैसे मान लीजिए यथाविधि है ना, ये समस्त पद है, इनके खंड कर लिए यानी इनको अलग अलग कर लिया और अलग अलग दिखाया गया, तो वो क्या होता है, समास विग्रह। जैसे समस्त पद था यथाविधि, अलग अलग किया विधि के अनुसार, तो ये प्रक्रिया क्या है, समास विग्रह। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, पूर्व पद यानी पहला पद तथा उत्तर पद यानी दूसरा पद। ठीक है, दो पद बन गए ना, जैसे यथा प्लस विधि, तो यथा क्या है, पहला पद, और विधि क्या है, दूसरा पद। उदाहरण दिया हुआ है, देखिए बेटा सारणी दी हुई है, इसमें है पूर्व पद, फिर उत्तर पद लिखा हुआ है और समस्त या सामासिक पद लिखा हुआ है। जैसे पूर्व पद में देखिए देश और उत्तर पद है भक्ति और समस्त पद क्या बना, देशभक्ति। अब देखिए पूर्व पद में देश के ब्रैकेट में के लिए लिखा हुआ है, तो ये के लिए क्या है, ये इसका विभक्ति चिन्ह है जो कि समस्त पद में आकर लोप यानी गायब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है का,
अब ये का क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है। जब हम सेनापति शब्द को अलग अलग करके लिखेंगे, इनके पदों को अलग अलग करके लिखेंगे, खंड करके लिखेंगे, तब सेना का पति होगा ना, सेनापति तो नहीं होगा अलग करने पर। तो का जो है वो क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है। और का विभक्ति चिन्ह किस में आता है, समास के कारक में, क्योंकि समास में कारक भी तो प्रयुक्त होते हैं ना, तत्पुरुष समास में आपने पढ़ा हुआ है। तो सेना का पति यानी सेनापति। घुड़सवार अगर शब्द दे दिया गया आपको, समस्त पद दे दिया गया और कहा जाए कि घुड़सवार शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद कौन सा है, तो अर्थात वह विग्रह करने को बोल रहा है, तो घोड़े पर सवार होगा। पूर्व पद क्या है, घोड़े, और उत्तर पद क्या है, सवार। और इसमें घोड़े के आगे ब्रैकेट में पर लिखा हुआ है ना, वो इसका विभक्ति चिन्ह है। उसी तरह से कमल, नयन, है ना, कमल चरण लिखा हुआ है, सॉरी उत्तर पद में चरण है, तो कमल चरण का मतलब ये होता है कि जिसके जो चरण है यानी पैर है वो कमल के समान है, अर्थात पूजनीय। जैसे हम भगवान को पूजते हैं ना, उनके पैरों को पूजते हैं ना, है ना, तो हम क्या कहते हैं कि इनके जो चरण है यह कमल के समान है। तो कमल के समान अर्थात ये संज्ञा दी गई है, तो कमल चरण यानी चरण जो है वो कमल के समान है। तो पूर्व पद कौन सा हुआ, कमल, और उत्तर पद कौन सा हुआ, चरण। ठीक है, आगे है संधि और समास में अंतर। अब देखिए, विग्रह हम संधि में भी करते हैं और समास में भी करते हैं। तो संधि दो वर्णों का मेल है। संधि में उच्चारण के नियमों के अनुसार कहीं एक वर्ण में तो कहीं दोनों में परिवर्तन होगा। संधि भी तो दो वर्णों का मेल ही होता है ना, और लेकिन संधि में जब उच्चारण करते हैं ना, जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कुछ नियम होते हैं संधि के। ठीक है, तो वो कहीं एक वर्ण में या कहीं दोनों में, यानी दो पद होते हैं उसमें भी, तो कहीं तो एक वर्ण में होता है परिवर्तन, कहीं दोनों में ही होता है। तो वो परिवर्तन क्या होता है, नियम के अनुसार। ठीक है बेटा, ये आपका एक पेज था। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। हाँ, जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। ठीक है, महा प्लस ईश, महेश बनाना। तो समास जो था वो दो शब्दों का मेल है। समास में दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियों तथा अन्य शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे शरण को आगत, शरणागत। शरण को आगत यानी शरण में आया हुआ, आगत यानी आया हुआ। पाठ के लिए शाला, पाठशाला। ठीक है, संधि का शब्दों के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सामासिक शब्दों के अर्थों पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि समास के कारण एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, अर्थ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना इसमें। और दश प्लस मुख, दश मुख अर्थात किसको कहा गया, 10 मुख किसके थे, रावण के। तो अर्थ में परिवर्तन है ना, भी 10 मुख किसके बारे में कहा गया, रावण के बारे में कहा गया ना, अर्थात हमें उसका अर्थ बताना पड़ रहा है, तो अर्थ में परिवर्तन हुआ ना। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे समास के कितने भेद होते हैं। हम पढ़ते आए हैं कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, आपके सामने है। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का क्या अर्थ होता है, अव्यय बन जाना। अव्यय क्या बन जाना, इस समास में दो शब्दों यानी दो पदों से मिलकर जो शब्द बनता है वह अव्यय का काम करता है, इसीलिए इस समास का नाम अव्ययी भाव है। अव्यय जिसका व्यय न हो सके। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। आगे लिखा हुआ है कि अव्ययी भाव समास में पहला क्या है, पहला पॉइंट देखिए आप, पहला पद जो है यानी शब्द प्रधान होता है, अव्यय होता है। दो शब्द होते हैं ना विग्रह करने पर, तो इसमें अव्ययी भाव समास में प्लस से पहले का जो शब्द होता है ना वह प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन है ना, तो प्रति जो शब्द है वह अव्यय है। और दूसरा है यथाशक्ति, तो पहला पद प्रधान हुआ ना, यथा यानी अनुसार इसका अर्थ होता है। फिर है शब्दों की आवृत्ति भी पाई जाती है। आवृत्ति यानी दोहराव, जैसे रातों रात, हाथों हाथ आदि। और तीसरा इसका पॉइंट है एक ही शब्द दो बार भी आता है, जैसे घर घर। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको पहले बताई हुई है कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह अव्यय तो होता ही है, परंतु उपसर्ग भी होता है। अब प्रतिदिन शब्द आपने देखा, उसमें प्रति शब्द जो था वह अव्यय था, है ना, और साथ में ही यह एक उपसर्ग के रूप में भी था। तो ये था प्रतिदिन। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय के रूप में होता है, एक ही शब्द दो बार भी आता है, और शब्दों की आवृत्ति भी पाई जाती है, और उपसर्ग प्रथम पद जो है वह उपसर्ग के रूप में होता है। अगर हम इसके और उदाहरण देखें तो आपके सामने अन्य उदाहरण में सारणी बनी हुई है। आज जन्म, जन्म से लेकर
अब आ शब्द क्या था, उपसर्ग था ना, बेशक, शक के बिना यानी जहाँ कोई शक नहीं है, तो बेश जो शब्द है ना बेशक में, वह उपसर्ग है और अव्यय भी है। प्रतिदिन, अब प्रति शब्द क्या है, मैंने आपको पहले बताया उपसर्ग है। हाथों हाथ या रातों रात, मैंने आपसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। भर पेट, भर शब्द क्या है, उपसर्ग है, पेट भर कर। और आगे है सादर, सै प्लस आदर, तो सै जो शब्द है वह क्या है, उपसर्ग के रूप में है। ये था आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग के रूप में भी होता है, एक ही शब्द की दो बार भी आता है और शब्दों की आवृत्ति भी पाई जाती है, यानी दोहराव। ठीक है, आगे हम देखेंगे दूसरा जो समास का भेद है वह है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद उदाहरण होता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में तो पहला था ना, लेकिन तत्पुरुष में क्या है, दूसरा है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है और उन विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके भेद किए गए हैं। भी क्या लिखा है इसमें, इस समास में यानी तत्पुरुष समास में कारक की, मैंने आपको पहले बोला था ना, कारक की विभक्तियों का लोप यानी वो गायब हो जाती हैं। जब एक समस्त पद होता है ना तब उसमें कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, लेकिन विग्रह करने पर वह विभक्ति अपने आप आ जाती है और उन विभक्तियों के अनुसार इसके भेद किए गए हैं। जैसे आपके सामने सारणी है, एक तरफ समस्त पद लिखा हुआ है, एक तरफ समास विग्रह। जैसे स्वर्गगत, गत है जाना, ठीक है, आगत आना, स्वर्ग को गत। अब देखिए स्वर्ग को गत, जो आपके सामने को लिखा हुआ है पिंक कलर में दिया हुआ है ना, तो ये क्या है, ये कारक है। को किस में आता है, कर्ता ने, कर्म को आता है ना, तो इसमें कर्म कारक है। अगर मान लीजिए आपको शब्द दे दिया स्वर्गगत और आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सा कारक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक। ठीक है, इसी तरह से देखिए मन चाहा, मन से चाहा, कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा, आ गया ना। लेकिन इसमें एक बात और है कि कर्ता कारक बिल्कुल भी प्रयुक्त कहीं नहीं होता। ठीक है, तत्पुरुष समास में कहीं भी कर्ता कारक नहीं होता। फिर है आगे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए किस में आता है, संप्रदान कारक में आता है ना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण में आता है ना, में और पर, है ना। उसी तरह से है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो को किस में आया, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, आगे देखेंगे विद्याहीन, विद्या से हीन यानी जिसके पास विद्या नहीं है, तो विद्या से हीन अर्थात वह भटका हुआ है, तो अपादान, अपादान। ठीक है, आगे है क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त सभी उदाहरणों में दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों यानी विभक्तियों का लोप हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है ना। फिर है विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था पहले कि इसमें कर्ता कारक नहीं आता। ठीक है, इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष, को विभक्ति का लोप होता है, आपको बताया गया है। जैसे स्वर्गगत यानी स्वर्ग को गया, जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला, और परलोक गमन यानी परलोक दूसरा लोक, दूसरे लोक को गमन करने वाला या जाने वाला, ये था कर्म तत्पुरुष। आगे हम इसके जो तत्पुरुष समास के जो 6 भेद है, ये पहला था कर्म। अब हम क्या देखेंगे, आगे इसका दूसरा भेद देखेंगे। आपके सामने दूसरा भेद है, कौन सा है, करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष में क्या होता है, करण में करण की क्या विभक्ति थी, से या के द्वारा। ठीक है, तो इसमें से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, जैसे भूख मरा, भूख से मरा, है ना, करण में क्या था, से या के द्वारा। अब अगर हम ये लिखें कि भूख द्वारा मरा तो भी सही है ना। फिर है सूरकृत, सूर यानी सूरदास, यहाँ पर सूरदास जो कवि है उनके बारे में कहा गया है, सूरकृत यानी सूर द्वारा, कृत यानी उनकी कृति, उनकी रचना। ठीक है, हस्तलिखित, हाथ से लिखित या हाथ द्वारा लिखित भी हम कह सकते हैं ना, तो ये था करण तत्पुरुष। आगे है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का जो विभक्ति जो थी क्या थी, वो के लिए। ठीक है, के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। जैसे गौशाला यानी गौओं के लिए शाला, उनके लिए स्थान बनाया होता है ना, तो के लिए इसमें क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है, इसका लोप हुआ है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, व्यय यानी खर्चा, है ना, तो के लिए जो विभक्ति है उसका लोप हुआ है। आगे है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए जो है वह क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है, और जब देशभक्ति शब्द लिखते हैं तब संप्रदान तत्पुरुष इसमें लोप हो जाता है। ठीक है, आगे है अपादान, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका भी जो विभक्ति चिन्ह है वह से है, और अलगाव यानी अलग होने का भाव, विभक्ति का लोप है। ठीक है, से जो विभक्ति है उसका लोप है। जैसे गुणहीन, गुणों से हीन यानी गुण नहीं है उसमें, देश निकाला, देश से निकाला, देश को से अलग कर दिया गया। ठीक है, फिर आगे है
आकाश पतित यानी आकाश से पतित, आकाश से पतित। ठीक है, आगे है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में वही आपको पता है संबंध का, की, के या रा, री, रे, है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया सेना का पति, जैसे बताया था ना जब समास शुरू किए थे, सेना का पति। तो के जो विभक्ति है, सॉरी का जो विभक्ति है वह संबंध दर्शा रही है, और संबंध तत्पुरुष इसमें लोभ है जब हम एक समस्त पद लिखते हैं। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, पवन यानी हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, तो ये आपस में संबंध दर्शा रहे हैं, परंतु जब हम समस्त पद लिखते हैं तब विभक्तियों का लोप हो जाता है। आगे है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में क्या था, में और पर, तो ये विभक्तियां हैं जो इसका लोप हो गया है। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक यानी पूरा जग, जगत। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। नीति में निपुण, नीति निपुण यानी निपुण होता है कुशल होना। ठीक है, तो अधिकरण में क्या था, में और पर विभक्तियों का लोप था। आगे है तीसरा इसका जो भेद है समास का, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध होता है, यानी एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। उपमान का क्या अर्थ है, उपमान का अर्थ है जिससे किसी चीज की तुलना की जाए, और उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जैसे कमल नयन में नयन की तुलना कमल से की गई है, अतः नयन क्या है, उपमेय है। उपमेय का क्या अर्थ था, जिसकी तुलना की जाए, तो तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, और नयन क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। भी एक तो विशेषता है और एक विशेष्य है। भी विशेषण क्या है, जिसकी विशेषता बताई, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, और विशेष्य क्या है, विशेष्य वो होता है जिसकी जो विशेषता बताई जा रही है, यानी जिस शब्द की जो विशेषता बताई जा रही है वह क्या है, विशेष्य होती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए कर्मधारय समास के उदाहरण क्या है। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे देखिए समस्त पद, देखिए पहले तीसरे नंबर पर है ना, पहला पद, दूसरा पद, समस्त पद और समास विग्रह। लेकिन अगर समस्त पद नील गाय दिया गया है, ठीक है, तो पहला पद कौन सा हुआ, नील, और दूसरा पद क्या हुआ, गाय। समास विग्रह करने पर क्या होगा, नीली है जो गाय। तो गाय की तुलना किससे की जा रही है, गाय की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वह नीली है, तो नीली शब्द क्या है, विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, गाय की, तो गाय क्या है, विशेष्य है। यानी पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद, बाद का पद क्या होता है, विशेष्य होता है। उसी प्रकार आपके सामने है श्वेतंबर। श्वेतांबर, श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी वस्त्र का पर्यायवाची। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर यानी सफेद है जो वस्त्र, तो इसमें श्वेत जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है, और अंबर क्या है, वस्त्र है, तो अंबर जो है वो क्या है, वो दूसरा पद है। ठीक है, यानी ये विशेष्य है। परमानंद, परम प्लस आनंद, परम यानी बहुत अधिक, है ना, तो परम है जो आनंद, यानी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है, भी बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है यानी खुशी आ रही है, तो परम शब्द क्या है, विशेषण है, और आनंद शब्द क्या है, विशेष्य है। उसी तरह से पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, तो वस्त्र जो है वह क्या है, विशेष्य है, और विशेषता क्या बता रहा है वो उसकी कि वो क्या है, पीला है, तो ये क्या था, पीला है जो वस्त्र या जो अंबर। ठीक है बेटा, आगे देखिए दूसरा पद विशेषण तथा पहला पद विशेष्य है। अब ये उल्टा हुआ, इसमें समस्त पद क्या है, नरोत्तम, इसमें पहला पद क्या है, नर, दूसरा है उत्तम। नरों में जो उत्तम, नर यानी आदमी, ठीक है, नरों में जो है, नरों में जो उत्तम, और फिर है पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, यानी जो पुरुषों में उत्तम पुरुष माना गया है वह क्या है, पुरुषोत्तम। इसमें दूसरा पद क्या है, विशेषण है, और पहला पद विशेष्य बताया गया है। आगे है पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान। समस्त पद क्या है, मुख चंद्र, समास विग्रह करेंगे तो मुख रूपी चंद्र। पहला पद क्या था, मुख, दूसरा पद है चंद्र, अर्थात चंद्र जो है वह, मतलब मुख जो है वह चंद्र रूपी है, यानी चांद के समान है। ठीक है, मुख है उसको चंद्र की तुलना की गई है उससे। फिर है देहलता, देह यानी शरीर का पर्यायवाची है, देहलता, देह रूपी लता, यानी शरीर के समान जो लता होती है, शाखा होती है, तो ये इसका समास विग्रह था। इसमें पहला पद क्या था, देह, और दूसरा पद था लता, समस्त पद देहलता। इसमें क्या था, पहला पद तो उपमेय होता है यानी विशेषता बताई जा रही है, दूसरा पद उपमान होता है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। आपका ये समास टॉपिक था, और इसका पहला जो भेद था वह था अव्ययी भाव समास, दूसरा था तत्पुरुष समास जिसमें कारक होते हैं, और तीसरा है ये कर्मधारय समास। बाकी आपको अगली मीटिंग में बताएंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।